हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्य अकेडमी में। आज हम बीपीएससी पूर्वावलोकन जो है पढ़ रहे हैं, जो 38वीं बीपीएससी 1992 से लेके और 71वें बीपीएससी 2025 तक जितने भी जीके जीएस के जो है क्वेश्चन है वो सारे देख रहे हैं। बीपीएससी ने जितने भी एग्जाम करे हैं उनका सारे के सारे एग्जाम का जो है हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज की हमारी जो है 5वीं क्लास है, हम लोग देखेंगे आज के जो है इस वीडियो में 5वीं क्लास को। तो सबसे पहले जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, जितने भी दोस्त नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और चलिए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। जो है हमारा जो है दिल्ली सल्तनत जो है प्रशासन है, हम पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आगे चलेंगे। चलिए दिल्ली सल्तनत हम लोग जो है देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन। चलिए, तो पहला है हमारा दिल्ली सल्तनत जो है, इसका जो है पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? रक्षा विभाग से दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। दीवान ए अर्ज सल्तनत कालीन सैन्य विभाग था और इस विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमालिक कहलाता था। वह सैन्य मामलों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। वह एकता धारकों द्वारा रखी गई सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण करता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगाए जाने वाले कर को इंगित करता है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद कर पर लगाए जाने वाले कर को जो है इंगित करता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है खराज, खराज भी इंगित करता है। और तीसरा उस्र और मुक्तई, तीन जो है भूमि उत्पाद पर लगाए जाने वाले कर को जो है इंगित करते हैं। इसमें जो है खराज दिया था, खुम्स दिया है, उस्र दिया है और मुक्तई। तो इसमें भूमि उत्पादन पे जो है, भूमि पर जो है उत्पादन किए जाने वाले जो है कर जो है लगाए गए हैं। कि भूमि पर जो फसलें उत्पादन की जाती हैं उस पे जो है खराज लगाया गया था कर, और उस्र कर लगाया गया है और मुक्तई कर लगाए गए थे। चलिए, तो हमारा आंसर कौन सा सही है? डी ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथा सही है। चलिए इसकी जो है व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या क्या कहती है, खराज उस्र, खराज उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगाए जाने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स भूमि उत्पादन पर लगाए जाने वाला कर नहीं था। अपितु खुम्स लूट का धन था। जो खुम्स था वो लूट का जो है धन था। खुम्स जो है युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट को प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। होता ये था कि जो खुम्स नाम का जो कर था वो उस युद्ध में जो है शत्रु जनता से जो है लिया जाता था कर। जिस जनता को जो है, जिस राजा को जो है पराजित कर दिया जाता था, उसको जो है लूट कर वहां से जो है जो खजाना होता था वो ले लिया जाता था। खजाने को लूट लिया जाता था और उस लूट का जो है 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग जो है राजकोष में जमा हो जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक था, इसने जो है 4/5 भाग राजकोष में दिया और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा था। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए जो है खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। जो सिकंदर लोदी था उसने जो है जो खजाना गड़ा हुआ था उससे कोई हिस्सा नहीं लिया था। तो अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जवाबित का जो है संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। किससे था? राज्य कानून से। किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से जवाबित का संबंध था। हम लोग जो है चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सॉरी, पहले जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं फिर चलना है। इसका जो है सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित
जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था, संबंधित राज्य के कानून से था। चलिए देखते हैं इसकी जो है व्याख्या। हाँ, ये है। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है। कौन सा है? चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। चौथा क्वेश्चन हमारा जो है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दर या चौधरी पद का जो है इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? जो दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या जो है चौधरी पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। किसके लिए जो है किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए जो है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या जो है चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था। जो दिल्ली सल्तनत के दौरान खुद या मुकद्दम या चौधरी नामक जो है सब गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए जो है राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि सल्तनत काल के जो है सल्तनत काल के जो सिक्के जो है टंका, ससगीन एवं जीतल की धातुओं से बने थे। इसके जीतल की धातुओं से बने थे। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये चांदी और तांबा धातुओं के बने थे। किसके? चांदी और तांबा धातुओं के बने थे। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल जो है चांदी और तांबा धातु के बने हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। और सॉरी पांचवा हो गया, छठे क्वेश्चन की तरफ। इसकी जो है पांचवें प्रश्न की पहले व्याख्या देखते हैं। सल्तनत कालीन दो प्रमुख जो है मुद्राएं हैं, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा जो है प्रणाली में इसका योगदान दिल्ली सल्तनत के जो है शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के अर्थात जो है चांदी का टंका, तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी भी जो है चांदी का सिक्का था। टका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। तो हमारा जो है जो दिल्ली सल्तनत था उसका हम लोगों ने प्रशासन देख लिया। प्रशासन से दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से जो क्वेश्चन बन रहे थे वो 5 क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने देख लिए। ठीक है। अब जो है हम चल रहे हैं दिल्ली सल्तनत में कला एवं स्थापत्य को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत जो है कला एवं स्थापत्य को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। एवक ने दिल्ली के में जो है कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। हुआ ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है इसी का जो है दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा जो है पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है पूरा किया गया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरी की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। अब इसकी हम जो व्याख्या देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया और इल्तुतमिश जो है के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। प्रसिद्ध जो है सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी ने के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। जो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था और सुल्तान जो इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण पूरा हुआ। जो प्रसिद्ध सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका जो है इस जो है का नाम जो है कुतुब मीनार रखा गया। गोलाकार तथा पंचमंजिली इमारत है। जो
ये क्या है, यह गोलाकार तथा पंचमंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को जो है काफी हानि पहुंची थी। हुआ ये कि जो फिरोज शाह तुगलक था, इसके शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी जो है नुकसान हुआ। जिस पर जो है फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल का निर्माण भी करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार ने 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गईं, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान उलुग खां और रजिया सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। जो सुल्तान उलुग खां और रजिया सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। अब है अगला क्वेश्चन हमारा जो है तीसरा, कि अलाउद्दीन का जो दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन की व्याख्या क्या कहती है? अलाई दरवाजा का जो है अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर जो है एक गुम्बद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाजा का जो है निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के जो है निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1331 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें जो है एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुम्बद है और इसके चारों ओर दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। तो हम लोगों ने कला साहित्य पढ़ लिया है दिल्ली सल्तनत का। अब हम लोग पढ़ेंगे साहित्य। दिल्ली सल्तनत का अब हम लोग जो है देखेंगे क्या, साहित्य। तो चलिए देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का साहित्य देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, तबकात नासरी के लेखक कौन थे? तबकात नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज। कौन? मिनहाज मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज जो है तबकात नासरी के जो है लेखक जो है कौन? मिनहाज उर सिराज जो है तबकात नासरी के लेखक थे। तबकात नासरी का जो है लेखक मिनहाज उस सिराज था, जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। एच.टी. रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। ये कहा जाता है इसमें जो है इसकी व्याख्या में कि तबकात नाखरी का जो लेखक मिनहाज उस सिराज था, जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। एच.टी. रॉबर्टी ने जो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत की विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने ये कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी नाम की मुद्राएं प्रसारित की और जो है खुतबा भी पढ़वाया। तो ये कहा जाता है कि कौन सा ऐसा जो है शासक था जिसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था? पहला शासक तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत किस रूप में जाना जाता है? रिहला। जो मोरक्को का जो निवासी इब्न बतूता था, इसका वृतांत जो है किसके रूप में? रिहला के नाम से जाना जाता है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का जो वृतांत है, वो जो है रिहिला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे दिल्ली सल्तनत के साहित्य के बारे में तीसरे जो प्रश्न के चलने से पहले हम लोग जो है इसकी व्याख्या को एक बार देखते हैं।
इब्न बतूता जो है अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन जो है तुगलक के काल में दिल्ली आया था। जो इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, जो इब्न बतूता यात्री था वो अफ्रीकी एक यात्री आया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली आया। इसने जो है अपने यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रिहला, जो कि रिहला नाम की पुस्तक में लिखा है। इसने मोहम्मद तुगलक-कालीन नीतियों की आलोचना की है। इसने क्या की? इसने मोहम्मद तुगलक-कालीन नीतियों की आलोचना की है। अगला हमारा जो है क्वेश्चन है तीसरा, बारहमासा की रचना किसने की थी? बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने बारहमासा की रचना की थी। चलिए देखते हैं। बारहमासा की जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की एक पद्मावत और अखरावत तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी में साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। जो मलिक मोहम्मद जायसी ने बारहमासा की रचना की और जो है पद्मावत की भी रचना की और अखरावट और आखिरी कलाम जैसे जो है इनकी जो है रचना की, लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध जो है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का जो है नाटक एक पद्मावत है, जिसपे जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जो रानी पद्मिनी की जो है कहानी पे जो है जो जौहर कर लेती हैं, जिसके बारे में दिया गया है। लेकिन ये पूर्णतः जो है एक काल्पनिक घटना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप अगर राजस्थान बोर्ड की वो किताबें पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, जिसे हम लोग सच मानते हैं, जिस पे जो है रानी पद्मिनी की जो कहानी बनी थी, सती जौहर कर लिया था जिन्होंने अग्नि में प्रवेश करके, जिस पे जो है रणवीर जो है कंवर सिंह और जो है हीरो जिस था जिसमें मूवी में दिखाया गया, वो एक काल्पनिक घटना है और ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय कहा गया है कि राजस्थान में ऐसा कोई ना ही राजा हुआ था, और जो रानी पद्मिनी की कहानी जो है, उस समय की जो रानी की बताई गई है, वो भी उस समय की नहीं थी। ये एक काल्पनिक घटना है। और ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इन्होंने एक मुस्लिम लेखक थे जिनकी उनकी जो है रचना से प्रेरित होके उसी आधार पे उन्होंने सबसे पहले एक मुस्लिम लेखक ने जो है एक जो है लिखी रचना, उससे उन्होंने जो है ये नाटक लिखा है। पहले जो है एक मुस्लिम लेखक थे जिन्होंने एक नाटक लिखा था, उसी पे आधारित इन्होंने हिंदी में ये नाटक जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। अगर आप लोग चाहें तो इसकी हकीकत जानना चाहें, तो आप जो है राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ सकते हैं, तो आपको हकीकत पता चल जाएगा कि ये एक काल्पनिक जो है घटना थी। इससे कुछ जो है रियलिटी से कोई इसका लेना-देना नहीं है। लेकिन जो है हालाँकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हम लोग वो जो दिया गया है उसको ही हम सही मान के चलते हैं। लेकिन जो है रियलिटी में ऐसा नहीं है, ये काल्पनिक है, तो काल्पनिक के हिसाब से जो प्रश्न में दिया है उसी हिसाब से हम लोग उत्तर को सही मानते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो कौन थे? दरिया साहब। कौन थे? ज्ञान दीपक जो नाम की पुस्तक थी, ये बीपीएससी टीचर 11th-12th में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? दरिया साहब ने। ये देखिए बीपीएससी में पूछा है। ये देखिए बीपीएससी जो है टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। 11th-12th में पूछा गया। संत दरिया साहब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी। वे बिहार के रहने वाले थे। सालार मसूद गाजी जो है महमूद गजनी की सेना के मुखिया थे। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? बहराइच उत्तर प्रदेश में है स्थित है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन है पांचवा। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? चचनामा। अगला पांचवा क्वेश्चन कौन सा है? चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया है? चलिए देखते हैं किसने किया। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। चचनामा का फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया।
चलिए व्याख्या देखते हैं। चशनामा का फारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। चशनामा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक के नाम के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चशनामा में 680 से लेकर 718 ईस्वी तक के सिंध के इतिहास का विवरण है। इस पुस्तक का फारसी में से अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद 1900 ईस्वी में मिर्जा कलिच बेग फ्रेडुनेवग ने किया था। जो चशनामा का जो फारसी अनुवाद किसने किया? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। चशनामा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक के नाम के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि चशनामा जो है 680 से लेकर 718 ईस्वी के मध्य में जो है सिंध के इतिहासकार का जो वर्णन है। इस पुस्तक का फारसी से अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद सन 1900 ईस्वी में मिर्जा जो है कलिच बेग फ्रेडनेवग ने किया था। चलिए अगले जो है छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न हमारा क्या है? तारीख ए सिराज शाही किसके द्वारा लिखी गई है? तारीख ए फिरोज शाही जो है शम्स मिराज जो है अफी के द्वारा लिखी गई। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? शम्स सिराज अफीफ के द्वारा जो है लिखी गई। तारीख ए फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखे गए दो अलग अलग फारसी ग्रंथ हैं, जिनका शीर्षक समान है। प्रश्नगत जो है बिल्कुल नहीं, पहला उत्तर सही। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 7वां। भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो ये भारत में जो है कागज का प्रारंभ कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में। कब? 11वीं शताब्दी में। भारत में कागज का प्रारंभ कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले भारत में कागज का प्रयोग प्रथम प्रयोग लगभग 7वीं से 8वीं सदी के दौरान प्रारंभ हुआ माना जा सकता है। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में जो है कागज का प्रयोग देखने को मिला है। कहा ये जाता है कि भारत में कागज का जो प्रथम प्रयोग लगभग जो है 7वीं 8वीं कब 7वीं और 8वीं सदी के जो है दौरान प्रारंभ हुआ माना जा सकता है। ऐसा स्पष्ट नहीं है। उपलब्ध जो प्रमाणों के अनुसार 11वीं शताब्दी के तक आते आते भारत में कागज पर लिखे दस्तावेज के प्रकट होने के जो 11वीं जो शताब्दी थी, तो 11वीं शताब्दी में जो है आते आते भारत में कागज पर लिखे हुए जो है दस्तावेज प्रकट होने लगे थे। 12वीं 13वीं सदी की में जो है पांडुलिपियां एवं शाही अभिलेखों में कागज का प्रयोग स्पष्ट रूप को देखने को मिला है। इसलिए जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है अपने अंतिम उत्तर में उत्तर पत्रिका में सही विकल्प ए के रूप में चयन किया है। जो बीपीएससी ने जो है इसका आंसर माना है पहला। कौन सा? पहला। ये कहा जा सकता है क्योंकि पूर्णतः जो है 13वीं जो है सदी में पांडुलिपियों एवं शाही अभिलेखों के कागज का प्रयोग स्पष्ट रूप से मिला है। हालांकि कहा जाता है कि 7वीं से 8वीं सदी में के दौरान भारत में जो है प्रारंभ माना जाता है, लेकिन जो है भारत में जो है 7वीं से 8वीं की सदी से प्रारंभ कागज का प्रयोग माना जाता है, लेकिन उसमें जो है स्पष्ट जो है नहीं था। तो धीरे-धीरे जो है समय बीतता गया और 11वीं सदी तक आते-आते कागज का जो है लिखे दस्तावेज आते गए। लेकिन जो है प्रमाणिक जो है 12वीं 13वीं सदी में माना गया, इसलिए आंसर 12वीं। वैसे 11वीं शताब्दी कह सकते हैं, लेकिन बीपीएससी ने आंसर माना है 12वीं शताब्दी, तो हम लोग जो है 12वीं शताब्दी ही मानकर चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, 8वें क्वेश्चन तरफ। चलिए 8वां क्वेश्चन नहीं, अब जो है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश हम लोग देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है उत्तर भारत एवं दक्कन के जो प्रांतीय राजवंश हैं उनको देखेंगे।
तो उत्तर भारत एवं दक्कन के जो प्रांतीय राजवंश हैं उनका जो है पहला प्रश्न उसका देखते हैं। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का जो है संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। कौन था? अलाउद्दीन हसन जो है बहमनी राज्य का संस्थापक था। चलिए हम लोग जो है देखते हैं उत्तर भारत में दक्कन के प्रांतीय राजवंश में देख रहे हैं, जिसमें जो है बहमनी राजवंश का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। इसकी हम लोग जो है व्याख्या देख रहे हैं। दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के जो है अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की जो है स्थापना हुई। जफर खान जिसे हसन गंगू 1347 लेके जो है 1358 ईस्वी तक रहा, नामक जो है सरदार जो कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके जो है 1347 ईस्वी में क्या हुआ? सिंहासन रूढ़ हुआ। जो कहा जाता है कि जो जफर खान था जिसे हसन गंगू के नाम से जानते थे, ये जो है 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक जो है रहा। इसने के जो है एक सरदार था। इसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की। इसने किसकी उपाधि धारण करी थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके इसने 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ, यानी कि इसने सिंहासन हासिल किया, सिंहासन पर बैठा, बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसने क्या किया जो है, इसने जफर खान ने जो है गुलबर्गा जो था, इसने जो है अपनी गुलबर्गा को अपनी नई राजधानी बनाया। एहसानबाद इसका उसका नाम क्या था? एहसानबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफों तथा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर प्रत्येक प्रांत के एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें जो है बीजापुर भी सम्मिलित था। इसने दक्षिण के हिंदू शासकों में संघर्ष किया तथा अपने अनुयायियों को जो है पद और जागीर प्रदान करने की जो है प्रथा अपनाई। इसने किया गया, इसमें जो है बीजापुर भी सम्मिलित था। उसने जो है दक्षिण में के हिंदू शासकों से संघर्ष किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की प्रथा अपनाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन। चलिए इसका बस इतना ही है। अगला जो है हम लोग जो है देखेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में हम लोग जो है देखेंगे। इसके बारे में भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, शेख जो है बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ये सुहरावर्दी संप्रदाय के। किस? सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक मिनट, इसकी व्याख्या क्या कहती है? भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से लेके 1265 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सूफिया के इस संप्रदाय में शेख जो है सदरुद्दीन आरिफ, शेख जो है रुकनुद्दीन अब्दुल फतेह और शेख जलाउद्दीन सुरफूस बुखारी आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत जो है सुखमय जीवन पर जो है बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। ये जो है क्या थे कि ये जो है इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति की साधना को जो है बाधक मानते थे। कौन? भक्त एवं सूफी जो है संत थे। भक्त एवं सूफी आंदोलन में। अगला जो है क्वेश्चन हमारा जो है दूसरा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं।
सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या इनमें से अपनी वाणी को जो है उसी भाषा में लिखा जिसमें उनके भक्त समझते थे। जो सभी भक्त संत के मध्य एक समान विशेषता क्या थी कि वे अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखते थे जिस भाषा में उनके जो है शिष्य समझ सकते थे। भक्ति आंदोलन के जो है संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उनमें बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके जो है विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं में उन्नत में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के जो संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे। जो भक्ति आंदोलन के संत थे वो अपना उपदेश जो है किस भाषा में देते थे? क्षेत्रीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, ताकि वहाँ के जो है लोग जो है अपने उपदेश आसानी से सुने और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। जो भक्ति आंदोलन के संत थे वो क्या करते थे? जैसे मान लो जिस क्षेत्र में गए वहाँ की जो भाषा है उसी भाषा में वो लोग संवाद करते थे और जो है अ, संभाषण करते करते थे और उनको ज्ञान देते थे जिसकी वजह से वहाँ की जो है भाषा का प्रचार प्रसार हुआ और धीरे धीरे से बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों में भक्ति धर्म किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? जो नाथपंथी थे और सिद्ध और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? ये उत्तर भारत में। किसमें? उत्तर भारत में। जो नाथपंथी और सिद्ध योगी जो थे इन्होंने उत्तर भारत को जो है लोकप्रिय धर्म के जो है भक्ति धर्म के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। इसकी व्याख्या है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। उनका मानना था कि मोक्ष मार्ग जो है निराकार की जो है प्राप्ति ध्यान के माध्यम से संभव है। इसलिए उन्होंने योगासन, श्वास, व्यायाम और ध्यान जैसी विधियों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग की वकालत की है। चलिए आगे। अगला जो है हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस सूफी जो है सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई? निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई? तो कौन किसकी हुई थी? फिरदौसिया की। किसकी? फिरदौसिया की स्थापना बिहार में हुई। फिरदौसिया या फिरदौसी सिलसिला की स्थापना बिहार में हुई थी। भारत में इस सिलसिले से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सूफी शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी थे। शेख जो है मनेरी बिहार में इस सिलसिले के जो है प्रमुख प्रचारक थे। अगला जो है वंश जो है हमारा टॉपिक है मुगल वंश। मुगल वंश में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बाबर। अब हमारा जो है क्या शुरू होता है? मुगल वंश। और मुगल वंश में हमारा पहला जो है टॉपिक में क्या है? बाबर। बाबर से क्या पहला प्रश्न है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। कौन था? बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। चलिए देखते हैं आगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल वंश का जो है संस्थापक बाबर था। मुगल शासक जो है वास्तव में तुर्की की जो है चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खा के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार के मध्य जो है एशिया का तुर्किस्तान क्षेत्र था। हुआ ये कि जो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, मुगल जो है शासक वास्तव में कहा तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। जो मुगल लोग थे वो असल में तुर्की के रहने वाले थे। मुगल कहाँ के थे? तुर्की के चगताई शाखा के जो है रहने वाले थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खा के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। जो मंगोल नेता जो है चंगेज खां का जो है द्वितीय पुत्र के नाम पर इसका जो है नाम पड़ा, जिसके अधिकार के मध्य एशिया का तुर्किस्तान क्षेत्र था। क्या था? तुर्किस्तान क्षेत्र। इसी क्रम में हमारा दूसरा प्रश्न है, पानीपत के युद्ध के में बाबर की जीत का जो है मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी जो है सैन्य कुशलता। क्या था? उसकी सैन्य कुशलता।
पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता था। क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। चलिए अगले जो है इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त कर ली। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें जो है बाबर के पास जो है सैन्य कुशलता बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से बाबर इसमें विजयी हुआ। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, जबकि बाबर की जो सेना थी वो लोदी सेना से कम थी। फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री में उसने वर्ण किया, विजयश्री का वर्ण किया। हुआ ये कि जबकि जो है इब्राहिम लोदी की जो है सेना अधिक थी, लेकिन बाबर की सेना थी कम। लेकिन बाबर की जो सेना थी वो सैन्य जो है उसकी जो है कुशल नीति कैसी थी, जो है कुशल थी सैन्य नीति। तो उसकी जो है कुशल सैन्य नीति के कारण जो है बाबर जो है विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी जो है स्वयं जो है अनुभव शून्य व्यक्ति था। जो इब्राहिम लोदी था वो खुद स्वयं शून्य व्यक्ति, मतलब जो है जिससे जो है ना के बराबर ज्ञान था। बाबर जो है लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानियां रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता था। बाबर ने स्वयं लिखा है कि जो इब्राहिम लोदी था वह एक अनुभवहीन व्यक्ति था, क्योंकि उसकी जो गतिविधियां थी बड़ी ही असावधानी से रखता था। होता ये था कि वो बिना किसी जानबूझ के, मतलब बिना समझदारी के कोई भी काम करता था। वह बिना किसी जो है प्लान के जो है आगे बढ़ता था, रुकता था तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। एक कहावत कही जाती है, बिन विचारे जो करे वो पाछे पछताए। यानी कि यही काम कौन करता था? इब्राहिम लोदी। बिना कुछ सोचे समझे, बिना प्लान के कि आगे अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका जो है परिणाम क्या होगा, मतलब बिना किसी नीति के या एक कुशल नीति के, मतलब या बिना स्ट्रेटजी के वो आगे बढ़ता था। और जो है वो आगे का परिणाम नहीं दिखता था कि आगे जो है अगर हम कैसे चलें जिससे हम सफल हो सकें। जैसे अभी आप हैं कि अगर बीपीएससी टीआरई की सही जो है पकड़ में नहीं लेके चलेंगे, जैसे मान लो अगर जो भी बीपीएससी पूर्वावलोकन लगा लेगा ये, तो 60% तो उसका जीके जीएस से कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी बुक हम कंप्लीट करा देंगे। लेटेस्ट एडिशन ये 2026 का है। अब आप समझ लीजिए कि अगर जो ये पूरी बुक लगा ले जाएगा, जैसे इसने स्ट्रेटजी बना ली कि मुझे ये बीपीएससी जो है यूट्यूब से, यहाँ से साख्य अकेडमी से कवर करने हैं। उसके बाद उसने अपना मैथ रीजनिंग का 3 घंटा दे दिया, 2 घंटे मैथ को दे दिया, 1 घंटे रीजनिंग को दे दिया। उसके बाद जो है अ, और भी है इंग्लिश इंग्लिश के लिए जो है इंग्लिश हिंदी है, उसको भी 1 घंटा देता रहा, तो समझ लीजिए उसका काम हो जाएगा। और बाकी जीएस का जो है आधुनिक भारत पे जो है थोड़ा-सा ध्यान देता रहे, तो उसकी जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 में एक सीट कन्फर्म है। ठीक वैसे ही अगर आप, जैसे अभी हमने बताया, अगर ऐसे ही आप स्ट्रेटजी बना के चलेंगे, तो आप जो सक्सेस हो जाएँगे। तो ऐसा काम कौन करता था? बाबर। यानी कि कम मेहनत में, यानी कि ज़्यादा सफलता हासिल करना। देखिए इसमें खुद बताया गया कि बाबर के पास जो है सेना कम थी, लेकिन वो सक्सेस क्यों हुआ? उसने विजय क्यों हासिल की? वो उसने इसलिए क्योंकि उसके पास कुशल सैन्य नीति थी। वो सोच समझ के एक स्ट्रैटेजी बना के, मतलब जो है युद्ध लड़ता था कि मुझे हम कैसा करें, कैसे जो है उनको जो है पूरा ट्रेनिंग अपनी सेना को देता था, जिससे वो ट्रेनिंग उनको मोटिवेट करके उनको एक सही रास्ता दिखा के, और जो है उस पे जो है सही समय पे वार करता था, जिससे वो विजयी होता था। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? भारत में बाबर के आगमन के क्या कारण थे? चलिए देखते हैं क्या कारण थे। पहला कारण बताया गया है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, इसलिए बाबर आया था। नहीं, दूसरा देखते हैं, क्षेत्र की वास्तुकला के मेह में मेहराब और गुम्बद का परिचय हुआ। दूसरा हुआ कि भारत में जो है
बाबर के आगमन का कारण ये था कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुम्बद का परिचय हुआ, इसलिए आया था? नहीं। अगला तीसरा क्या कहता है? प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, जिसकी वजह से बाबर जो है भारत आया था। चौथा है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, इसलिए बाबर भारत आया। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। नहीं, अगला ऑप्शन नहीं है, मतलब तीन चार ही ऑप्शन थे, तो उसमें तीसरा चौथा सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन तीसरा चौथा। बाबर के जो है आगमन के क्या कारण थे? भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? प्रदेश में तैमुरिडी राजवंश की स्थापना और युद्ध में तोपों की शुरुआत जो है बाबर के जो है भारत आगमन के कारण थे। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं, फिर समझ में आएगा ज्यादा। चलिए, बाबर के आगमन के फलस्वरूप भारत में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई। बाबर के आगमन के फलस्वरूप क्या हुआ? भारत में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई। पितृवंश की ओर बाबर पितृवंश की ओर से तैमूर का पांचवा राजवंश था। बाबर के आगमन के कारण भारत में सर्वप्रथम युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब बाबर जो है भारत में आया, तो उसी के समय जो है तोपों की शुरुआत हुई। बाबर ने ही जो है बाबर के समय में ही तोपों की भारत में शुरुआत हुई। पानीपत के जो प्रथम युद्ध में उसकी विजय का प्रमुख श्रेय उसके तोपखाना को दिया जाता है। बाबर की जो है उसका जो विजय का श्रेय था उसको किसकी वजह से दिया जाता है? तोपखाने की वजह से। उस्ताद अली तथा मुस्तफा नामक जो है तुर्की जो है चोपियों की सहायता से उसने एक अच्छा तोपखाना तैयार किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन बाबर के जो है भारत आने से पूर्व हो चुका था, जबकि वास्तुकला के क्षेत्र में मेहराब तथा गुम्बद का प्रयोग जो है तुर्कों के आगमन के पश्चात ही प्रारंभ हो गया था। तो ये कहा गया है कि बाबर के आगमन के फलस्वरूप भारत में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई। बाबर पितृवंश की ओर से तैमूर का पांचवा वंशज था। किसकी ओर से? पितृवंश की ओर से तैमूर का पांचवा वंशज था। बाबर के आगमन के कारण भारत में सर्वप्रथम युद्ध की तोपों की शुरुआत हुई, सही है। और पानीपत के जो है प्रथम युद्ध में उसकी विजय का श्रेय भी उसके तोपखानों को दिया जाता है। ये कहा जाता है कि बाबर जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो अपनी तोपखाना की जो है वजह से ही उसने ये युद्ध जीता था। उस्ताद अली तथा मुस्तफा नामक जो है तुर्की जो तोपचियों की सहायता से उसने एक अच्छा तोपखाना तैयार किया। जो मुस्तफा अली थे और मुस्तफा, इनकी वजह से उसने एक जो है तोपचियों की जो है सहायता से उसने ये तोपचिए थे जिनकी सहायता से उसने तोपखाना तैयार किया। यानी कि तोप के मामले में ये जो है बहुत ही प्रवीण थे। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन बाबर के भारत आने से पूर्व हो चुका था, जबकि वास्तुकला के क्षेत्र में मेहराब तथा गुम्बद का प्रयोग तुर्कों के आगमन के पश्चात ही प्रारंभ हो गया था। अगला हम लोग जो है चलते हैं, टॉपिक क्या है? हुमायूं और शेरशाह। इसको देखते हैं, हुमायूं और शेरशाह के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार की जो है वो समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। ये किसने कहा था? ये कहा था शेर खान ने। किसने कहा था? शेर खान ने। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था शेर खान ने हुमायूं को प्रस्ताव दिया कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार करने दिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। यानी कि 10 लाख दिनार जो है सालाना जो है किसको देगा? हुमायूं को। अगर शेर खान ने हुमायूं के लिए प्रस्ताव रखा था कि अगर उसने बंगाल पे अधिकार करने दिया तो जो है वह बिहार के लिए क्या करेगा? 10 लाख जो है दिनार सालाना देगा। अगला जो है इसकी व्याख्या क्या है? बंगाल अभियान के समय शेर खान ने
हुमायूं को प्रस्ताव दिया कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए। साथ ही वह 10 लाख दिनार की वार्षिक राजधानी भी अर्पित करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसमें ये कहा गया है कि किस शासक ने जो सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया। तो कौन कौन से दिया है ऑप्शन? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। तो जो है इनमें से ऑप्शन कौन सा है? ई सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए व्याख्या देखते हैं। इस्लाम शाह जो है शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु लगभग 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को जो है 50 जो है इस्लाम शाह ने जो है अपनी टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। किसने? इस्लाम शाह ने। इस्लाम शाह ने ही सैन्य टुकड़ियों को 50, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो इस हिसाब से तो इस्लाम शाह के अनुसार तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही माना है? ऑप्शन ई। एक बार चेक कर लेते हैं, रुकिए, ऑप्शन चेक कर लें पहले एक से। संभवतः जो है शेर शाह के समय में ही सैन्य विभाजित की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। जो शेर शाह के समय से भी ये प्रणाली बतारे प्रचलित थी, इसलिए जो है लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है इसमें ऑप्शन ई सही माना है। तो चलिए देखते हैं, दोनों प्रश्न दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ये कहा गया है इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर शेर शाह और इस्लाम शाह दोनों सही होंगे कि जो है इस जो है शेर शाह और इस्लाम शाह इन दोनों के शासनकाल में सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया गया था। इसलिए बीपीएससी ने इसका आंसर ई माना है, क्योंकि शेर शाह और इस्लाम शाह दोनों के समय में ये हुआ कि जो है इन्होंने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 में विभाजित किया था। इसलिए ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा ई। बीपीएससी ने ऑप्शन ई सही माना है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। इस किले को उसने 4 महीनों तक घेरे रखा। हुआ ये कि हुमायूं ने जो है चुनार दुर्ग पे जो है 1532 में आक्रमण किया और 4 महीने तक इसको घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने जो है हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। हुआ ये कि शेर खान ने जो है हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर भी आक्रमण किया। इसके अलावा जो है हुमायूं ने 1531 में कालिंजर पर भी आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो किसने? हाजी बेगम। हाजी बेगम ने जो है अपने बादशाह पति के लिए जो है मकबरे का निर्माण करवाया था। हम लोग जो है इसका वो देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1565 से 72 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा ग्यास में ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। यह मकबरा मुख्यतः जो है लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर पत्थर से बना। मकबरे का 4 बाग शैली में जो है बाग को लगाया गया है। हाजी बेगम ने जो है अपने पति हुमायूं के जो है मकबरे का निर्माण कहाँ कराया? दिल्ली में 1565 से 1572 ईस्वी के मध्य। इस मकबरे का जो है नक्शा मीरक मिर्जा गियास जो ईरानी वास्तुकार था उसने तैयार किया। मकबरा का जो है मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया।
मकबरा किस शैली में बना हुआ है? चारबाग शैली में। मकबरा चारबाग शैली में बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख सही जो है क्रम, युद्ध का सही क्रम है, पहला लड़ा था देवरा का, दूसरा चौसा का, तीसरा कन्नौज का और चौथा सरहिंद का। कौन सा? सरहिंद का। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख जो है युद्ध कौन कौन से? पहला देवरा, और जो है देवरा पहला युद्ध लड़ा, उसके बाद हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा, हुमायूं ने चौसा युद्ध के बाद कन्नौज का युद्ध लड़ा, जब हुमायूं ने कन्नौज के युद्ध के बाद सरहिंद का युद्ध लड़ा। चलिए देखते हैं। हुमायूं द्वारा जो है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है, देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1532 में उसने गोमती के तट पर जो स्थित दौरान देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में निजाम नामक रिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां या शेर शाह की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों वृद्धि हुई। उसने फरीद अल दीन शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। हुमायूं के जो है विरुद्ध जो है क्या हुआ, इस विजय से शेर खान जो है या शेर शाह की जो है शक्ति में एवं प्रतिष्ठा दोनों वृद्धि हुए। हुमायूं के विरुद्ध जो है चौसा में किसकी? शेर शाह के विरुद्ध के बाद उसने अपने जो है फरीद अल दीन शेर शाह की पदवी धारण की। किसने? शेर शाह ने जो है किसकी जो है हुमायूं से युद्ध जीतने के बाद जो है फरीद अल दीन शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का जो है उसने खुतबा पढ़वाया और सिक्कों पर भी अंकित करवाया। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलीग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को जो है शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश आगे देखते हैं और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर क्या हुआ, विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। विवश होकर जो है विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 1555 ईस्वी में सरहिंद युद्ध की विजय में ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य जो है वापस दिला दिया। अर्थात युद्धों का सही क्रम इस प्रकार है कि देवरा का युद्ध 1532 में जो है हुमायूं ने लड़ा और 1539 में चौसा के युद्ध लड़ा, कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा और सरहिंद का युद्ध जो है 1555 ईस्वी में लड़ा। अगला प्रश्न छठा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में जो है सुल्तान की? हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की अपनाने वाला जो है शासक कौन था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि पहले अपनाई, बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। ये ऐसा करने वाला जो है कौन शासक था? शेर शाह सूरी। बंगाल के शासक जो है नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान जो है या शेर शाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा में युद्ध हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। या ये हुआ ये कि शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को जो है हरा के जो है उसको हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का जो है खुतबा पढ़वाया और सिक्का भी चलवाया। और क्या हुआ? सिक्का भी चलवाया। किसने? शेर शाह ने। शेर बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान जो है सूरी ने हजरते आला की उपाधि हजरते आला की उपाधि जो है शेर शाह ने जो है बंगाल के जो नुसरत शाह को जो पराजित करने के बाद हजरते आला की उपाधि धारण की। उसके बाद 1539 में जब चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया तब जो है उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न हमारा है सातवां प्रश्न क्या कहता है? शेर शाह का जो मकबरा कहाँ स्थित है?
शेर शाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में। शेर शाह का जो है मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक जो है स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध जो है 1545 ईस्वी के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह का जो मकबरा है वो बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान के तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर का युद्ध जो 1545 के दौरान जो है घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है 8वां, जब्ती प्रणाली जो है किसकी उपज थी? जो जब्ती प्रणाली थी वो शेरशाह की उपज थी। किसकी? शेरशाह की। जब्ती प्रणाली है किसकी उपज थी? शेरशाह की। चलिए व्याख्या में देखते हैं, तब ठीक से समझ में आएगा। जब्ती जो है मुगल कालीन राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों और अबुल फजल के जो है विवरण के अनुसार इस प्रणाली की शुरुआत शेरशाह के काल में मानी जाती है, जबकि अकबर के शासनकाल में इस प्रणाली को कई बदलाव कर इसे जो है और भी वैज्ञानिक बनाया गया। जब्ती प्रणाली ही अकबर के समय में आगे चलकर आईने दहसाला का जो है आधार बनी थी। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या कहता है? किसी भी सरकार ने कहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस जो है पठान ने इस काफी बुद्धिमान का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमानी का परिचय दिया ये शेरशाह के लिए। ऐसा जो है किसने कहा है? H.G. कीन ने। किसने? कौन सा लेखक था? H.G. कीन। H.G. कीन ने ऐसे प्रश्न जो है शब्द किसके लिए लिखे? शेरशाह के लिए की। ना ही किसी जो है सरकार ने ऐसा किया और ना ही किसी अंग्रेज ने, जैसा कि इस पठान ने बुद्धिमानी का परिचय दिया। ये H.G. कीन ने ये कहा है। H.G. कीन ने ये जो है कब पूछा? BPSC 2022 में ये प्रश्न आया था। H.G. कीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसकी व्याख्या और जो रहेगी वो भी देख लें। H.G. कीन शेरशाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और ना ही किसी अंग्रेज ने जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। दरअसल जो शेरशाह के बारे में यह टिप्पणी कीन ने इसकी प्रशासनिक शासन व्यवस्था और शांति व्यवस्था, सड़कें, सराय, डाक व्यवस्था आदि सुधारों के संदर्भ में की थी। अगला प्रश्न जो है हमारा है 10वां। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच कहाँ लड़ा गया था? जो 26 जून 1539 और शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये चौसा में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? चौसा में लड़ा गया था। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुई थी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर जो है फरीद अल दीन शेरशाह की जो है उपाधि धारण की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जो है हमारा जो है अगला टॉपिक जो है कौन सा है? अकबर। अकबर से जो है क्या क्या प्रश्न जो है पूछे गए हैं देखते हैं। अकबर से जो है हमारा भारत के जो है एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को जो है एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की जो है स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत में किस सम्राट के बारे में ऐसा लिखा है? तो ये अकबर के बारे में लिखा है। जो आर.पी. त्रिपाठी थे उन्होंने जो है अकबर के बारे में कहा है कि भारत की एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को जो है मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के जो है अकबर के बारे में ऐसा कहा। व्याख्या देखते हैं। आर.पी. त्रिपाठी मुगल कालीन सम्राट अकबर के मध्य में यह लिखते हैं कि भारत में एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था,
जो कि विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है फतेहपुर सीकरी। क्या? फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का जो है कौन सा प्रवेश द्वार था? दक्षिणी। कौन सा था? दक्षिणी। फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जो है जामा मस्जिद का जो है प्रवेश द्वार कहाँ था? दक्षिण में। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार माना जाता है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का जो है निर्माण मुगल शाह अकबर ने करवाया था। किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल जो है शासक अकबर ने जो है जामा मस्जिद किसने बनवाई? अकबर। बुलंद दरवाजा जो जामा मस्जिद में का प्रवेश द्वार कौन सा था? दक्षिणी प्रवेश द्वार था। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? जो हल्दी घाटी के जो है युद्ध में महाराणा प्रताप की जो सेना के सेनापति हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान थे। जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे। हल्दी घाटी का जो युद्ध जो है 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा जो है राणा की सेना के जो है अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूरी कर रहा था। कौन कर रहा था? हकीम खान सूरी। राणा की जो है सेना में भी भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की जो है मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे जो है उसने छापामारी युद्ध का जो है सहारा लिया। किसका? छापामार। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति जो है मान सिंह एवं जो है आसफ खां के मध्य जो है लड़ा गया। राजपूत जो योद्धाओं के अलावा जो है राणा की सेना के जो अग्रभाग का नेतृत्व अफगान की एक टुकड़ियों के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा की सेना में भी भीलों की एक जो है छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा के मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? चौथा। निम्नलिखित में से किस मुगल मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया था? तो किसने कर दिया था? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। चलिए व्याख्या देखते हैं। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, प्रांतीय शासन, लगान व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने संगठित और घोषित नीति सुलह कुल के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक सहिष्णुता को जो है अपना राजनीतिक आदर्श बनाया। अपनी उदार धार्मिक नीति की जो है अंतर्गत उसने जो है 1562 ईस्वी में दास प्रथा जो कि 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। जो बाबर था जो है उसने जो है अपने जो है शासन के अंतर्गत उसने समाज में सुधार करने के लिए बाल विवाह और जो सती प्रथा था इसको रोकने का प्रयास किया। बाबर नहीं, अकबर की जो है लोकप्रियता के कारणों को जो है 4 बिंदुओं में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था? 1576 में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अकबर ने जो है बंगाल और तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया। कब मिलाया? 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को जो है 1576 में मिलाया। चलिए आगे से क्या देखें, फिर चले आगे। 1572 ईस्वी में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका
पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के में मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने जो है दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। मुगलों का आधिपत्य जो है बिहार पर 1574 में हुआ। जो 1572 में क्या हुआ ये कि सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो दाऊद खां गद्दी पर बैठा। 1572 में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। जो दाऊद खां था उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और पटना के जो है मुगल किला पे आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को जो है दाऊद पर आक्रमण करने का तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। अब अकबर ने क्या किया कि जो मुनीम खां था उसको जो है क्या किया, उसको कहा कि बिहार पे आक्रमण कर जो है दाऊद पर आक्रमण कर जो है बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने जो दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य कर लिया। पराजित होने के बाद दाऊद जो है बंगाल भाग गया। हुआ ये पराजित होने के बाद जो है दाऊद बंगाल भाग गया। 12 जुलाई जो है 1576 को राजमहल के युद्ध में टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली से मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया गया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया है। पराजित होने के बाद जो है दाऊद बंगाल भाग गया। किंतु 12 जुलाई 1576 को राजमहल के युद्ध में टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली ने मिलकर जो है दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में जो बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया? ये अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इस्लामी या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे जो है सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। हुआ ये कि 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की और अकबर ने क्या किया कि सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को इसमें सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। जो दीन ए इलाही वास्तव में सूफी जो है क्या था, वास्तव में जो है दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार। जो सारे जो है इसके अंतर्गत जो है क्या हुआ कि अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। जो दीन ए इलाही वास्तव में क्या था, सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल और हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया। अगला हमारे टॉपिक में है जहांगीर। जहांगीर के बारे में देखते हैं। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो वापस आया, भारत आया? सर थॉमस रो या टॉमस रो कहीं भी आपको जो है लिखा हुआ मिलेगा। जहांगीर के समय में जो है सर थॉमस रो भारत आया था। इसके समय में जहांगीर के समय में सर थॉमस रो भारत आया। इसकी व्याख्या देखते हैं। विलियम हॉकिंस जो 1608 से लेकर 1611 ईस्वी तक रहा। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। जो विलियम हॉकिंस था जो 1608 से लेके 1611 ईस्वी के तक जो है रहा है। उसके जो है समय में जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। जो विलियम हॉकिंस था वो जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम राजदूत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जो है मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। सम्राट जो है जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हॉकिंस को
क्या किया किसने? जहांगीर ने हाकिम्स को इंग्लिश खान या जो है इंग्लिश खां की उपाधि देकर जो है आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया। जो जहांगीर था उसने विलियम हाकिंस की तरफ से जो है भेजा गया जो राजदूत था उसका जो है उससे जो है उसने इंग्लिश खान या जो है इंग्लिश खान की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। चलिए अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खाने की उपाधि से सम्मानित किया? हाकिंस को। जो विलियम हाकिंस था उससे जो है जहांगीर ने खाने की उपाधि से सम्मानित किया। क्या किया? खान की उपाधि किसे दी थी? विलियम हाकिंस को। प्रथम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भेजा गया जो है पहला अंग्रेज शासक कौन था पहला? विलियम हाकिंस। विलियम हाकिंस जो है पहला राजदूत था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा था। और जहांगीर जो है उससे जो है प्रसन्न होकर 400 का जो है मनसब प्रदान करता है और जो है इंग्लिश खां या इंग्लिश खान की उपाधि देता है। उसके बाद उसने जो है आर्मेनिया की एक स्त्री से विलियम हाकिंस की जो है एक जो है आर्मेनिया की स्त्री से उसका विवाह करा देता है। जो सर थॉमस होप जो को ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स द्वारा प्रथम भेजा गया राजदूत था। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा जो है भेजा गया प्रथम राजदूत था जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आया। यही सेम व्याख्या जो है इस प्रश्न की हो जाएगी दूसरे प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि धारण की थी? किसे दी थी? हाकिंस। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारित इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा पहला मुगलकालीन मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में संभवतः पहली बार पित्राड़ी उसूरा शैली का प्रयोग किया गया है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 तक बनवाया था कि मध्य में पिता की मृत्यु बाद बनवाया था। ये आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारित इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा पहला मुगलकालीन मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में जो है संभवतः पहली बार पित्राड़ियूरा शैली का प्रयोग किया गया, जिसका पित्राड़ियूरा शैली का जो है पहली बार जो है प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न चौथा है परचिनकारी या पित्राड़ियूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी ऊपर देखा था। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना जो है परचिनकारी या पित्राड्यूरा। परचिनकारी या पिट्यूरा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो नहीं सकता, बिल्कुल है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर इस फूलों की नक्काशी करना जो है परचिनकारी या पित्राड्यूरा कहलाता है। देखिए 2020-21 दोनों बीपीएससी में जो है प्री में और बीपीएससी प्री एग्जाम में भी आया। पच्चीकारी या परचिनकारी या पिट्राड्यूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पित्राड्यूरा नाम का जो है जुड़ाव कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। जिसमें एतमादुद्दौला के मकबरे में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने
इसका प्रयोग करवाया था। अगला हमारा टॉपिक है शाहजहां। शाहजहां के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए शाहजहां के बारे में क्या क्या प्रश्न है वो देखते हैं। सबसे पहले तो शाहजहां दिल्ली से के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली का जो लाल किला था उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा वहां एक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवन का निर्माण कर उसे क्या किया गया? सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद में भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। अनियमित अष्टकोणीय आकार का यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के जो है नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1639 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा लगभग 9 साल में पूरा हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा है। पश्चिमी दरवाजे के नाम इसका क्या है? लाहौरी दरवाजा। पश्चिमी लाल किला के जो है पश्चिमी दरवाजे का जो है नाम क्या है? लाहौरी दरवाजा। क्या है? लाहौरी दरवाजा। और दक्षिणी द्वार का नाम क्या है? दिल्ली दरवाजा। क्या है? दिल्ली दरवाजा। पश्चिमी दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाजा, दक्षिणी दरवाजे का नाम है दिल्ली दरवाजा। तथा शोभा में अनोखा है। शोभा में कैसा है? अनोखा। तथा संभवतः विश्व में ये अतुल्य है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? सो जो है किस जो है इतिहासकार ने जो है शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो किसने कहा? ये किसने कहा है? स्वर्ण युग जो है शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग A.L. श्रीवास्तव। किसने कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के जो है शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि ही सत्य माना जा सकता है। J.N. जो है सरकार और B.N. इसमें शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानते हैं, मानने के पक्ष में नहीं है। S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। और किसने नहीं स्वर्ण काल माना है? वो J.N. सरकार और B.N. इसमें शाहजहां के काल को स्वर्ण युग नहीं माना है। बाकी जो S.R. शर्मा है, S.R. शर्मा और A.L. श्रीवास्तव इन लोगों ने जो है शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग शासनकाल माना है। अगला क्वेश्चन हम लोग जो है तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की जड़ क्या थी? वो क्या थी? कांधार। क्या था? कांधार। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कांधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा इराक के शासक के लिए जो है रणनीतिक, आर्थिक के साथ साथ भावनात्मक व प्रतिष्ठा का विषय बन गया। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। अगला हमारा टॉपिक क्या है? औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब। चलिए औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। औरंगजेब औरंगजेब के बारे में पहला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद का अर्थ जो है औरंगजेब द्वारा चलाए क्या अर्थ है? दारुल इस्लाम। क्या है? दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा जो है किसका प्रयोग किया गया था? जिहाद। जिहाद का जो है अर्थ था दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम क्या है? व्याख्या में देखते हैं। औरंगजेब ने सर्वोपरि एक जो है उत्साही औरंगजेब ने जो है सर्वोपरि जो है औरंगजेब जो है सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। कैसा? सुन्नी मुसलमान। उसने धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं था। उदार धारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थन में के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की
हैसियत से उसके कुरान के कानून को जो है कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार जो है प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल अ, दारुल जो है हर्ब के विरुद्ध जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के विरुद्ध परिवर्तित नहीं हो जाते। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? दूसरा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने सर्वप्रथम जो है ब्रिटिश के विरुद्ध जो है संघर्ष किया था। किसने? औरंगजेब ने। तो व्याख्या क्या कहती है? मुगलों का जो है अंग्रेजियों ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जो है जाब चारनाक सहित औरंगजेब को हुगली से खदेड़ दिया था। जो मुगलों का जो है अंग्रेजों ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष जो है 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान के जो है जाब चारनाक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। इसका जो है अगला क्या है टॉपिक? मुगल कालीन प्रशासन का पहला प्रश्न क्या है? मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? बटाई का क्या शब्द था? लगान निर्धारण का जो है तरीका क्या कह रहा था? बटाई। मुगल कालीन प्रशासन में मध्यकाल में जो बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो है पहले व्याख्या देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। मध्यकाल में जो है मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। पहली थी नस्क ए मुक्ताई कानून, दूसरा नकदी अथवा जब्ती, तीसरी थी गल्ला बख्शी या कटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी: खेत बटाई, लंग कर बटाई और रास बटाई। बटाई कितने प्रकार की होती थी? 3 प्रकार की: खेत बटाई, लंग बटाई और रास बटाई। नस्क या मुक्ताई या कनकूद, ये मध्यकाल में जो है बटाई शब्द के अर्थ है। दूसरे थे नकदी अथवा जब्ती, तीसरा गल्ला बख्शी या बटाई। अगला प्रश्न हमारा जो है कौन था? दूसरा। दो अस्पा एवं जो है नी अस्पा का प्रथा किसने शुरू की थी? 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा जो है प्रथा किसने शुरू की थी? ये जहांगीर ने। किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो है जहांगीर ने शुरू की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा। चलिए, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। दूसरा सिंह अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। 2 अस्पा में होता क्या था कि मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़ा रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने, कितने? 3 गुने जो है घोड़े रखने में। 2 अस्पा में दुगने और सिंह अस्पा में 3 गुने जो है घोड़े रखने पड़ते थे। ये प्रथा किसने चलाई थी? जहांगीर ने। 2 अस्पा और सिंह अस्पा जहांगीर ने चलाई थी प्रथा। अगला प्रश्न हमारा है मुगल प्रशासन में मुहूर्तसिब था। मुगल प्रशासन में मुहूर्तसिब था। कौन था? लोक आचरण अधिकारी को मुहूर्तसिब कहा जाता था। लोक आचरण अधिकारी को मुहूर्तसिब कहा जाता था। प्रशासन में मुहूर्तसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का अधिकारी था। उसका कार्य जो है प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रशासन के मुहूर्तसिब जो है का कार्य था
जन आचरण के निरीक्षण विभाग का अधिकारी, उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर के जो है ने शराब के खुले और अनियंत्रित व्यापार पर अंकुश लगाया। वेश्याओं का जो है नगरों में निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। क्या रखा गया था? शैतानपुरी। अकबर ने जो है शराब के खुले जो है अनियंत्रित व्यापार उसने अंकुश लगाया था और वेश्याओं का नगरों में निवास जो है उसने क्या कर दिया था? निषिद्ध कर दिया गया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक जो है अन्य स्थान बसाया गया था, उसका नाम था शैतानपुरी। शैतानपुरी में वेश्याएं रहा करती थी। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता था? ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि जो थी, ये जो है मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व भूमि अनुदत्त थी। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे मयूर गाल की विधि कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। जो दान में दी जाने वाली क्या था कि दान में दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यही दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के जो है पास वंशानुगत रूप में रहती थी। अगला प्रश्न है 5वां, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या था? मुख्य काजी था मुख्य न्यायाधीश। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी जो है किसको कहा जाता था? मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था। मुख्य काजी जो है काजी उल कुजात एक प्रधान काजी तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की जो है सुगमता से भर्ती हेतु जो है मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई। मनसबदारी व्यवस्था एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था मनसबदारी जो व्यवस्था थी एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन जो है मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहला, पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान, तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। और सैनिक उत्तरदायित्व में क्या था? चलिए सैनिक उत्तरदायित्व में था कि मनसबदार को अपने जो है मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था में राज्य में सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया गया, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या राजगी प्रदान की जाती थी। अगला टॉपिक है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। इसका पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? किस मुगल खान ने जो है चित्रकारी जो है के लिए कारखाने बनवाए? चलिए देखते हैं व्याख्या में। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार जो है निगारज खाना। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना और एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि मनुजा की पुस्तक अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ अ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स जो है रेन के अनुसार जो है तस्वीर खाना बनवाया गया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। अकबर ने 1558 से 1572 ईस्वी तक आगरा में, 1572 से 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी में, 1525 से 1601 ईस्वी तक लाहौर में और 1603 से 1605 ईस्वी तक पुनः आगरा में चित्रशालाएं स्थापित की। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने
उत्तर में पुस्तक में कौन सा विकल्प माना है? बी। किसने माना है? ऑप्शन बी। बीपीएससी ने जो है आंसर माना है बी, तो हम लोग भी बी ही मान के चलेंगे, क्योंकि जो बीपीएससी कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दूसरा क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो है बीपीएससी ने ऑप्शन सी सही माना था, मीर सैयद अली को, लेकिन हम लोग व्याख्या देखते हैं सही क्या है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था, इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा या हमजनामा है। कुछ स्रोतों ने जो है अकबर के काल में चित्रित प्रथम ग्रंथ के रूप में तूती नामा का जो है उल्लेख भी मिलता है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और जो है अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार जो है सतीश चंद्र के अनुसार इसका चित्रांकन जो है किसके समय में? अकबर के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल। सतीश चंद्र के अनुसार जो है अकबर के शासनकाल में हुआ है, और कुछ लोग जो है ये हुमायूं के काल में चित्रित मानते हैं। 1507 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, न कि हुमायूं के काल में। बदायूं और जो है शाहनवाज शाह के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे, और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुल अब्दुस्समद की देख रेख में प्राय लगभग 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। ये ग्रंथ जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा की बीटापुर कारनामे को उल्लेख करता है। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, तो तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तीसरा प्रश्न हमारा है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ये किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिसमें मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी। पहला व्यक्ति विशेष का चित्रण, दूसरा दृश्य में आगे दिखने वाले वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में हुमायूं चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्कन यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दशवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके शासनकाल को? जहांगीर के शासनकाल को जो है शासनकाल को मुगल कला का जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर का जो शासनकाल का था वो मुगल कला का जो है स्वर्ण चित्र युग कहा जाता है। अगला चौथा प्रश्न, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार जो है मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किसके? अकबर के। दशवंत और बसावन जो है, दशवंत और बसावन ये जो है अकबर के जो है मुगल सम्राट अकबर के जो है राज दरबारी जो है में राज दरबारी थे, प्रसिद्ध चित्रकार जो है प्रसिद्ध थे। चलिए अगला जो है इसकी व्याख्या देखिए आगे। दशवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकालीन थे। जो दशवंत जो एक कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय में अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अब्दुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए। दशवंत, बसावन, केशु या केशवलाल, मुकुंद, मिस्कन, फारूक, कालमक, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, शांबल और हरिवंश। ये इतने चित्रकार किसके दरमियान थे? अकबर के काल में इतने चित्रकार थे। ये जो है अबुल फजल ने अपनी जो है पुस्तक आईने अकबरी में जो है इनका जो है नाम का उल्लेख किया है।
अगला प्रश्न है 5वां, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पे थी? जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष पे थी, यानी कि मुगल कला है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में, किसके समय में? जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी, जहां चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों का द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों की चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का जो दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध, राजा दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अब्दुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीर के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। जहांगीर के काल को मुख्य चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। समाप्त हुआ वही प्रश्न था। अगला हमारा है मुगलकालीन साहित्य। क्या है? मुगलकालीन साहित्य। अगला टॉपिक है हमारा मुगलकालीन साहित्य। क्या है? मुगलकालीन साहित्य। चलिए मुगलकालीन साहित्य ही देख लेते हैं। मुगलकालीन साहित्य में, चलिए एक मिनट, हाँ देखते हैं। चलिए मुगलकालीन साहित्य देखते हैं। मुगलकालीन साहित्य में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई? साहित्य लहरी तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई, बल्कि गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली ये सारी तुलसीदास द्वारा रचित है। गीतावली, विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना तुलसीदास ने की है, जबकि साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की। दूसरा क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। बाबर की जो पुत्री थी कौन? गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा की रचना की। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे उल्लेखित करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना इसी आदेशानुसार हुई है। अगला प्रश्न तीसरा है, तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल की अबुल फजल की अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये निजामुद्दीन अहमद की। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल की अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। किसके थे? निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी लिखी है। व्याख्या देखते हैं। तबकात ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। मुगल कालीन इतिहास को जानने की में इस रचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथा है, आईन ए अकबरी किसने लिखी? आईन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। आईन ए अकबरी अकबर के नवरत्नों में से अबुल फजल द्वारा ये लिखी गई थी। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबर कालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत, जो आईन अकबरी में जो अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा का जो तीसरा भाग है, तीसरे भाग में जो अकबर का जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है। चलिए आगे। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, और तो जितने भी दोस्त चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।